हाँ तो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पहले चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के जो चैप्टर है कक्षा 10 का, उसको हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें कि आखिर इसमें है क्या। तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला जो बात है वो वास्तविक संख्याओं से है, जैसे कि पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, जैसे कि हम अपने 9th क्लास में पढ़े हैं संख्याओं के बारे में, बहुत सी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ याद करते हैं। जिसमें पहला हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये जो गिनती है, गिनती वाली जो संख्याएं होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, और इसे हम लिखते हैं n। सिर्फ अगर कहीं पे n लिखा है गणित में तो उसका मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आगे डैश डैश। इसके बाद जो संख्या आती है, अब यहाँ से जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद क्या आता है 10, यानी कि एक जीरो आया। जीरो आया तो जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या और जोड़ दें, जीरो जोड़ दें, तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और पूर्ण संख्याओं को हम W से लिखते हैं। ठीक, इसके बाद ये हमारे जो है वो सब कैसे हैं? धनात्मक है। ये भी सब कैसे हैं? धनात्मक है। यदि इन्हीं संख्याओं के पहले एक माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो ये कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। तो तीसरी जो निकल के आई वो आई पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है यानी कि माइनस के लिए सभी नंबर, माइनस के प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं माइनस में। ठीक, उसके बाद जीरो, फिर प्लस की प्राकृतिक, इसे हम लिख सकते हैं आई। ठीक, तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें माइनस के 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, प्लस के 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। ठीक, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बाद आता है वास्तविक संख्या के बारे में पहले 2 पॉइंट अभी रह गए, उन्हें पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं? तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम किस रूप में लिखते हैं? जो परिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि जो संख्याएं अंश बटे हर में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो अंश बटे हर में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो अंश है और हर है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? तो हमेशा याद रखना, परिमेय संख्याओं के लिए अंश और जो हर होना चाहिए, अंश और हर क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्याएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। परिमेय संख्याओं के लिए जो अंश और हर होते हैं वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये प्राकृतिक परिमेय संख्याओं के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा क्या है कि जो हर होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम मान लो 2 संख्याएं ले ली, मैंने अंश ले लिया p और हर ले लिया q। तो प्राकृतिक संख्याओं की आप लोग परिभाषा अगर कोई पूछता है तो कैसे देंगे कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम
P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद अपरिमेय संख्या है तो इसकी जस्ट अपोजिट जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज में, पहले पार्ट के। तब तक के लिए हम जरा इसको समझते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वास्तविक संख्याओं का। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं वास्तविक संख्याओं का। तो ये जो वास्तविक संख्याएं होंगी इनके लिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो वास्तविक संख्याएं होंगी इनके लिए क्या बना रहे हैं? हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, ये सभी किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। जैसे कि बात करें हम वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आ जाएंगी? प्राकृतिक, मतलब जिसे हम n से लिखते हैं, ठीक, प्राकृतिक जिन्हें हम n से लिखते हैं। दूसरा और कौन सी आएगी? होल नंबर की किसमें आएगी? वास्तविक संख्या में आएगी, यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो भी किसमें आएंगी? वास्तविक संख्याओं में आएंगी। पूर्णांक भी किसमें आएंगे? पूर्णांक मतलब आई, ये भी किसमें आएंगे? वास्तविक संख्याओं में आएंगे। परिमेय संख्या जिसे हम Q से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं, ये भी किसमें आएंगी? ये भी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। लेकिन क्या अपरिमेय आएगी? अपरिमेय भी वास्तविक संख्याओं में आएगी। अपरिमेय भी वास्तविक संख्याओं में आएगी, लेकिन अपरिमेय जो होती है वो वास्तविक संख्याओं का दूसरा रूप होती है। तभी तो हमने इन सबको एक साथ लिखा है और इसको दूसरे किनारे पे लिखा है, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं का दूसरा रूप है और ये पहला रूप है। पहले रूप में 4 प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक, तो आप इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको और समझेंगे। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक आते हैं, आई मतलब पूर्ण संख्याएं आती हैं, आई मतलब पूर्णांक आते हैं, और ये तीनों ही क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों ही क्या है? परिमेय है। क्यों को हम क्या कह रहे हैं? परिमेय कह रहे हैं। और एक तीसरी संख्या है अपरिमेय, जो कि वास्तविक संख्याओं का दूसरा रूप है, उसे हमने अलग लिख रखा है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो परिमेय संख्याएं हैं, ये क्या हो गया? ये क्या है? परिमेय और अपरिमेय। अब जो हमारी किताब की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ आई कौन से वाले होगी? आई प्लस वाले को लेकर काम करना होगा। ठीक है, मतलब धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक पूर्णांकों को लेकर हमें काम करना होगा। तो पहली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम उसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे पढ़ते हैं कि एक प्रमेय है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक, तो उसे पढ़ेंगे। जरा आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बच्चों अगली जो फर्स्ट एक्सरसाइज की जो प्रमेय है वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से पहले आपको आर्टिकल नंबर 1 या 1.1 दिख जाएगा, स्टार्टिंग में ही है। तो जो प्रमेय है ये कुछ नहीं है, बस जो हमने भाग सीखा है अब तक की छोटी क्लासों में, वो उस भाग से एक प्रमेय बना दी गई है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसका हमने नाम पहले सुना होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया है, तो अब यहाँ से विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का 100% आता है। तो जब हम भाग करते थे तो हमें कितने नंबर की आवश्यकता होती थी? भाग करते हैं तो कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होती है। एक मान लो मैंने 16 ले लिया और एक ले लिया 4, जब तक 2 नंबर नहीं होंगे हम भाग नहीं कर पाएंगे।
तो ये 2 नंबर हो गए। मैंने कहा 16 को 4 से भाग दो, तो तुम कैसे लिखोगे? 16 को हमने भाग दिया 4 से। इसे लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हमने छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है। जब हम इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 16 की जगह हम 17 ले लेते हैं ताकि समझ सकें। ठीक, 4 से जब 17 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, यही तो आएगा। तो 17 में से 16 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा, ये क्या है? ये जो है पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। जिसे भाग दिया जाना है वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। यहाँ 17 को भाग देना है तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। किससे दे रहे हैं? 4 से दे रहे हैं, तो 4 क्या कहलाएगा? भाजक। 4 क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। ये जो आया इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। ये जो 4 आया है इसे क्या कहेंगे हम? भागफल कहेंगे। ठीक, और ये जो आया है इसे क्या कहेंगे हम? शेषफल। ठीक, ये हमने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है। इसी से रिवाइज करते हुए हम क्या बनाएंगे? अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय खुद बनाएंगे, किताब से पढ़ेंगे नहीं, बनाएंगे कि आखिर होती क्या है। तो अब एक बार बताओ, मुझे भाजक पता है, शेषफल पता है, भागफल पता है, भाज्य बनाना है तो कैसे बनेगा? 17 लाना है। तो हमारे पास दिमाग है कि 4 चौक 16, 16 में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ा, क्या बन गया? भाज्य बन गया। यानी कि यहीं से एक प्रमेय बन के आई, भाज्य बराबर भाजक गुणा, क्या किया था हमने? 4 चौक किया था, यानी कि भाजक की गुणा किससे की थी? भागफल से की थी। भाजक गुणा भागफल, और जोड़ा किसे था? 1 को, यानी कि शेषफल को, प्लस शेषफल। ये जो प्रमेय बनी, ये जो स्टेटमेंट बना, एक तरीके से फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसे। ये जो फॉर्मूला बना ये हमारी क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। यानी कि जो भाज्य हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है, ये स्टेटमेंट, यही हमारा क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। ठीक, अब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ये जो तरीका है लिखने का वो कैसा है? हिंदी का है, इसे गणित के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैंने 17 को क्या करा? जो बड़ा नंबर है उसे a मान लिया, और जो छोटा नंबर है उसे मान लिया मैंने b। जो बड़ा नंबर है उसे a मान लिया, और जो छोटा नंबर है उसे b मान लिया। तो यानी कि a किसे माना गया? भाज्य को माना गया। a बराबर भाजक। भाजक कौन है? भाजक कौन है? भाजक है 4, यानी कि b। ये b हो जाएगा ना, तो भाजक की जगह मैंने लिख दिया b। भागफल क्या है? भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट का हमने ले लिया q, प्लस शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर का ले लिया r। ये इसका गणितीय रूप हो जाता है जो हमारी किताबों में दे रखा है, a बराबर bq प्लस r। ठीक, अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, भागफल जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लेना, लिख लेना नोट करके कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू है कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। कहां से? 0 से, और 0 के क्या होगी? बराबर होगी। 0 से स्टार्ट होगी और 0 के बराबर होगी। ये जाएगी कहां तक? जो b आया है उससे क्या होगी? हमेशा कम होगी। जो b है हमारा, यानी कि जो हमारा भाजक है उससे क्या होगी? कम होगी। इसे हम हिंदी में ये लिख सकते हैं कि जो शेषफल होगा, जो शेषफल का मान होगा, जो शेषफल का मान होगा वो 0 से कैसा होगा? बड़ा होगा या फिर 0 होगा? शेषफल का मान 0 होगा या 0 से
बड़ा होगा और छोटा किससे होगा? छोटा होगा। ये कौन है? 4 भाजक, भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, ये हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज के सेकंड पेज पर है, उसे देख लेना आप। ये याद कर लें, नोट कर लें अपनी बुक में। ठीक, वीडियो पॉज करके आप क्या कर लें, इसे नोट कर लें। देखो ये जो प्रमेय है यूक्लिड, मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ईडीटी लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा ईडीटी। तो ईडीटी में इसे लिखूंगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। HCF, HCF का मतलब क्या होता है? HCF, HCF का मतलब, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब उच्चतम, हिंदी में कहें तो उच्चतम। कॉमन का मतलब वेनिस्ट, गुणन, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। उच्चतम, वेनिस्ट, गुणनखंड। इसे और एक रूप में नाम से जानते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। ये 3 नाम है इसके। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने को कहे, उच्चतम वेनिस्ट गुणनखंड निकालने को कहे, या फिर महत्तम समावर्तक निकालने को कहे, ये बात हमेशा कैसी रहेगी? एक सी रहेगी। तो ठीक है, सीखते हैं कि हम नंबर्स का, जो संख्याएं हैं, उनका HCF कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 सवाल लूंगा, मतलब एक सवाल लूंगा जिसमें कितनी संख्याएं होंगी? 2 संख्याएं होंगी। तो इसे समझने से पहले आप क्या करें? HCF को समझ लें। HCF का मतलब होता है 2 संख्याएं होंगी, जैसे मान लो एक 15 हो गई और एक 20 हो गई। एक 15 हो गई और एक 18 हो गई। 2 संख्याएं, एक 15 और एक 18। अब हमें इन दोनों संख्याओं में एक संख्या इस प्रकार ढूंढनी है, इन दोनों संख्याओं में एक संख्या इस प्रकार ढूंढनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इस प्रकार ढूंढनी है कि इन दोनों को वो काट दे। तो क्या हो सकती है? एक, वो तो होता ही है, एक को छोड़ के। 2 से 18 तो कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। 3 पंजे 15, 3 से 18, दोनों कट रहा है। 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 5 से 1 कट रहा है। यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इसका क्या है? उच्चतम ओवेनिस्ट गुणनखंड। समझ में आ रही है बात? इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कोई 2 संख्या ले लेंगे जिसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। ये तो हमारा विचार वाला तरीका था, हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालना है इन सबको। ठीक है, तो 2 संख्याएं देखो, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक तो इस समय अवेलेबल है नहीं, मेरे पास मनोरथ की बुक है, तो मैं उससे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ समझने के लिए। इसे समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, 1656, 4025, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम एक बार याद कराओ, क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। ओके, और R क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, और जो B है उससे क्या होता है? छोटा होता है। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। ठीक, तो इसको समझते हैं। अच्छा,
ओहेनिश कॉमन फैक्टर निकालना है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को भाग देंगे। ये आया कैसे था फॉर्मूला, भाग देंगे ही तो आया था, तो हम इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। इसे भाग देने के बाद जहां पर भी क्या आ जाएगा, आर जीरो आ जाएगा, जहां पर भी शेषफल जीरो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वहां पे जो बी होगा वो हमारा बन जाएगा HCl। ठीक, तो समझते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 4025 बड़ा है किससे, 1656 से, तो इसे क्या कह देंगे हम, इसे कह देंगे ए को बड़ा माना था, और इसे क्या कहेंगे हम, बी कहेंगे। ठीक, तरीका क्या होता है, छोटे से भाग करना, किसको, बड़े को, यानी कि बी से भाग करेंगे हम चरण एक। ये चरणबद्ध तरीका होता है। जब हम इसे इस प्रमेय को हम चरण के तरीके से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, चरण एक, चरण दो, चरण तीन करके लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो तरीका बन जाता है वो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय बन जाती है। ठीक है, तो जब हम एक ही चीज को बार बार अप्लाई करते रहे तो उसे क्या कह देते हैं, हम एल्गोरिथम कह देते हैं। चरण एक इसमें हम क्या करेंगे, जो भाग देंगे वो रफ में देंगे, ना कि फेयर में। किसमें देंगे, हम रफ में देंगे। तो आप लोग क्या करें, इसे भाग दें, अपने आप भाग दें। ठीक, तो पहले बार में कितना जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 2 बार चला जाएगा। ये 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगा, 1 2 5 10 और 11 हाथ से लगा, 1 2 छंग 12 और 1 4 आगे 3 हाथ से लगा, 1 2 एकम 2 और 1 3। फिर क्या करते हैं, हम इसे माइनस करते हैं, माइनस करें, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, इधर क्या है 0, तो यहाँ की यानी कि यहाँ से ले लिया, तो 10 में से 3 गए 7 और 4 में से 3 गया 0, ये आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो आया, ये क्या आया, चरण एक में क्या आया, ये निकल के भाग आया, ये क्या आया, शेषफल निकल गया। इस शेषफल से हम क्या करेंगे, जो पहले भाजक था उसका हम क्या करेंगे, उसको यहां उठा के रख लेंगे, 1656। ठीक, अब इसे भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 1656, 7 21 ज्यादा हो रहा है तो 2 बार जाएगा, 7 2 3 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6 में 6 गया 0, 5 में 2 गया 3, 6 में 4 गया 2। अब फिर से वही, अब हम पहले चरण एक की बात करते हैं। चरण एक में हमारा कहां तक आया था, सिर्फ एक यहां तक आया था। चरण एक में 713 शेषफल निकल के आया था। तो ए यहाँ पे क्या है, ए है 4025, 4025 किसके बराबर होगा, बी क्या है 1656, क्यू क्या है 2, यानी जो भागफल निकल के आता है उसे क्यू कहते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना है 713 है, शेषफल कितना है 713 है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो इसे दोबारा डिवाइड करना है, इसे चरण 2 पे लेके जाना है। कहां पे, चरण 2 पे लेके जाना है। चरण 2 में क्या करा, हमने जो 713 शेषफल निकल के आया था उससे भाग दिया जिस 1656 को, इसे हमने जब भाग दिया तो चरण 2 में बीच में कौन है 1656, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी कौन है यहाँ पे 713 गुणा भागफल कौन है, भागफल है 2 प्लस आर कौन है 230। क्या अभी भी शेषफल 0 आया, शेषफल 0 अभी भी नहीं आया, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, चरण 3 करेंगे, चरण 3 करेंगे। ठीक, तो चरण 3 में क्या होगा, 230 है, 230 को किससे भाग देंगे, अपने आप बताना, अब अपने आप बताओ, 230 से हम भाग देंगे किसे 713 को, तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 11 में से 9 गए बचे 2, 6 में 6 गया 0,
ये इतना समझ में आया, यानी कि चरण 3 में 713 जो आएगा वो बराबर आएगा किसके, 230 गुणा 3 प्लस 23 प्लस 23। ये जो है वो अभी भी 0 नहीं आया, और यहाँ पर भी 0 नहीं आया, तो हमने क्या करा, दोबारा चरण 2 आया, और यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो चरण 3 आ गया, और यहाँ पर भी 0 नहीं आया, यानी कि चरण क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो आप चरण 3 तक तब तक पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो अब है देखो चरण 4, चरण 3 में आज 0 नहीं आया, यानी कि शेष पर 0 नहीं आया, तो चरण क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चरण 4 में यानी कि 23 से हमें भाग देना होगा, ये जो शेषफल निकल गया है इसी से भाग करते हैं, किसे, जिससे हमने पहले किया था 230, 23 साइन 230, ये कितना आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया। इसे लिखो जरा, इसे 230 किसके बराबर हो जाएगा, 23 गुणा 10 के प्लस 0, यानी कि आर यहाँ पर क्या है, शेष पर 0 है, तो अतः HCF किसका 1656 और 4025 का क्या आएगा, आज 0 कहां पर आया है, इस वाले स्टेट में आया है, चरण 4 में आया है। तो जो HCF होगा वो कौन सा वाला होगा, जो B होता है वो HCF होता है, हमेशा याद रखना, जो B होता है वो क्या होता है, HCF होता है लास्ट चरण में। तो HCF यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। ये आपका एक एग्जाम्पल था समझने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम कैसे HCF को निकाल सकते हैं। अब आपकी जो पार्ट 1 है वो एक इंट्रो वीडियो था, अब पार्ट 2 आएगा, वो आपके लिए अभ्यास 1.1 का सॉल्यूशन होगा उसमें। तो आप इन सबको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जब आपके स्कूल खुलेंगे तो ये सब नोट्स आपके चेक होंगे। तो और होमवर्क भी जरा नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए पहले, फिर होमवर्क देते हैं। ये बच्चों आपके लिए ये होमवर्क में है, 6 सवाल आपको होमवर्क में, जिसमें हमें HCF महत्तम समवर्तक या उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि एल्गोरिथम की सहायता से। जैसे अभी हमने इस सवाल को किया था, पहले वाले सवाल को सेम ऐसे ही करना है आपको। ना आए तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको आपको उत्तर मिलेगा और विश्वास है कि हो जाएगा। तो आप इसके क्या करें, करके देखें और चेक भी कराएं। जो करने बच्चे वो क्या करें, करने के बाद मुझे सेंड करें, ग्रुप पे सेंड करें, जिससे कि मैं चेक कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि कहाँ गलती हुई है, सही है नहीं है। ठीक, तो अब हम क्लास 10 मैथ की पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक।